और तुमने कहा था कि मेरी कोई गलती रह जाए तो मुझे देश चौराहे पर बुलाकर सज़ा देगा। तो 24 में तुम नहीं आओगे चौराहे पर तो हम आपको खींच के लाएंगे। यही तो लोकतंत्र है। तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस नेता को धमकाना हो, बीजेपी में लेके आना हो तो ईडी भेज दो। तो मोदी जी क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में घुसा देते हैं और क्या इधर से भ्रष्टाचारी और पीछे जैसे एक निकलने का दरवाज़ा है उस वॉशिंग मशीन में, उधर से सदाचारी निकलता है। वो काला पत्थर है मोदी जी। ये होर्डिंग पोस्टर की जो ब्रांडिंग है ना, इसे 24 में हम नोचेंगे दौड़ा दौड़ा के, जहाँ लगेगा वहाँ उखाड़ के फेंकेंगे। आएंगे तो मोदी, जाएंगे तो मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महिलाओं पर जो है अत्याचार है। दूर देश अमेरिका को पता चल गया है कि भारत की मीडिया गुलाम है। जनगणना हो गया बिहार में, भाजपा ही बहुत ज़्यादा टेंशन में, बौखलाहट में आ गई। मेरे साथ कलीम शेख है। एक दौर था जब हमने इसी जंतर मंतर पर इनका एक इंटरव्यू किया था और मोदी जी का पीछे आदमकद पोस्टर लगा हुआ है। आप लोग सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। ये बताइए, मोदी जी मुन्नी है जो हम बदनाम करेंगे उन्हें? हम तो अपने जिन्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया उनसे सवाल करने का मेरा मौलिक अधिकार है, जो मैं करता हूँ। जब वो जो वादे उन्होंने किए थे और वादे पूरे नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलर पकड़ के हम सवाल पूछेंगे कि भैया तुम्हें हमने वोट दिया और तुमने हमें ये वादा किया और वो पूरा नहीं हुआ, और तुमने कहा था कि मेरी कोई गलती रह जाए तो मुझे देश चौराहे पर बुलाकर सज़ा देगा। तो 24 में तुम नहीं आओगे चौराहे पर तो हम आपको खींच के लाएंगे। यही तो लोकतंत्र है। तो मोदी जी पर बोलने के लिए चाइना से पैसा लोगे, चाइना से फंड लोगे, चाइना का माल खाओगे, देशद्रोही वाला काम करोगे। एक बात कहिए, पहली बात तो मोदी जी से पूछिए कि जब लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस पीरियड, उस टाइम पर आपने जो है चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग लिया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अगर विदेशी फंडिंग से अगर भारत का विरोधी काम करेगा तो सही में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हुआ ना 6 पर, तो आप लोग अलबला आ रहे हैं कि पत्रकार पर कार्रवाई हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आप बताइए, अभिसार शर्मा से आपने जब इसके पहले भी ईडी की कार्रवाई करी थी, क्या मिला था आपको? कुछ भी तो नहीं मिला था। और उसके बाद आपने अगर कार्रवाई करी तो अभिसार शर्मा न्यूज़ क्लिक का मालिक नहीं है। जो आप, वो तो एक फ्रीलांसर पत्रकार है और वो वीडियो बनाता है अगर न्यूज़ क्लिक के लिए, तो आप उसको जो है बताते हैं भारत विरोधी। ये मैं वहाँ पर था सर, जब उनको लेके जाया जा रहा था, मैं कल देखा मैंने, तो कुछ जो है जो गोदी पत्रकार वहाँ खड़े थे वो गद्दार तक संबोधित किए थे। आंखों देखी बता रहा हूँ। तो बताइए, आप मानते हैं क्या ये बात? अरे तो ईडी जांच करी नहीं, इसमें मोदी जी का कहाँ हाथ है? अच्छा, ईडी किसके बोलने पर चलती है ये बताइए? वो संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, ये ई का मतलब इलेक्शन और डी का मतलब दरवाज़ा, वो है ईडी। जिस नेता को धमकाना हो, बीजेपी में लेके आना हो तो ईडी भेज दो। एक भी भ्रष्ट नेता बीजेपी में नहीं है, मोदी जी नहीं लेते हैं। सही बात है। मोदी जी क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में घुसा देते हैं और क्या इधर से भ्रष्टाचारी और पीछे जैसे एक निकलने का दरवाज़ा है उस वॉशिंग मशीन में, उधर से सदाचारी निकलता है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि अजीत दादा पवार, उनको मंच से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का भाइयों बहनों अजीत दादा पवार ने घोटाला कर दिया। और वो देवेंद्र फडणवीस मंच से सभा में कह रहा है कि जांच होगा और अजीत दादा जेल जाएंगे, अजीत दादा जेल जाएंगे, ऐसा बोला था। और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो अब कौन सा चक्की चला रहा है अजीत दादा पवार? ये अब इनसे पूछेंगे
आप मीडिया है, पूछिंग एंड पूछिंग। मोदी जी पारस पत्थर है, वो जिसको टच कर देते हैं ना वो हीरा हो जाता है। सही कहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टच किया तो जेल चला गया, नवाज शरीफ को टच किया वो भी जेल चला गया। पारस पत्थर, सही कह रहे हैं आप, वो काला पत्थर है मोदी जी। अच्छा, संजय सिंह पर रेड हो रहा है, इस पर क्या कहें? संजय सिंह पर रेड होना ही है। कल महुआ मोइत्रा जी को भी घसीट के ले जाया गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई बचा नहीं, बचेगा। आप कैसे बचे हुए हैं? मैं यार मैं देखिए, मैं हर चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ कि मेरे पास ईडी और सीबीआई आए। मैं चाह रहा हूँ, क्यों? ताकि मैं भी पता तो चले ये लोग कार्रवाई कैसे करते हैं। और कल से मेरे को भी मोदी जी बोलेंगे अब मेरे खिलाफ मत बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ तो मैं भी ले लूँगा, है ना, तो मैं भी ले लूँगा। ये देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है। ये होर्डिंग पोस्टर की जो ब्रांडिंग है ना, इसे 24 में हम नोचेंगे दौड़ा दौड़ा के, जहाँ लगेगा वहाँ उखाड़ के फेंकेंगे। आएंगे तो मोदी, जाएंगे तो मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महिलाओं पर जो है अत्याचार है। क्योंकि आपने देखा, आप देखिए सर, एक बात बताऊँ क्या, इस देश की मीडिया ने, इस देश की मीडिया ने ऐसा समाज बना दिया है, इतना मतलब भयावह स्थिति पैदा कर दिया है कि अगर 12 साल की बच्ची का वो जेल में रेप कर दिया जाता है, वो 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए जो है मदद की गुहार लगाती है, और कोई नहीं उनका काम है। तो और क्या होता है कि वो बच्ची लोगों का दरवाज़ा नॉक करती है कि कोई मेरी मदद करे, और कोई मदद नहीं करता है। तो ये इस दौर में ये चीज़ समझ में आ गई कि जब कलम बिक जाता है तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक तानाशाह प्रधानमंत्री पैदा होता है। ये होता है। मोदी क्या करे? तो मीडिया बिक गई है, बिक गई है। आप बिक बोल रहे हैं, मीडिया लेट गई है और आप बिक गए हैं कह रहे हैं। साक्षात दंडवत कर रही है मीडिया। तो कैसा है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जनता बहुत फक्र से कहते थे कि लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, लेकिन आज ये चारों पिलर में जैसे विधायिका कहीं जनता के साथ खड़ी नहीं दिखती, कार्यपालिका भी आपको पता ही है क्या कितना भ्रष्ट हो चुका है, और न्यायपालिका का माशाल्लाह है, और मीडिया तो आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूर देश अमेरिका को पता चल गया है कि भारत की मीडिया गुलाम है। क्योंकि जो बाइडन ने वियतनाम में जाके कहता है जो बाइडन कि मुझे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं मिला, तो मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ, और मैंने भारत के प्रधानमंत्री से पूरे जोर से मतलब मुद्दा उठाया कि आप भारत की मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता मीडिया की, प्रेस आज़ादी पर बात किया मैंने, और वहाँ पे माइनॉरिटी पे हो रहे अत्याचार पर बात किया। आज बताइए, अब तो भाजपा ही इतना टेंशन में, जब से जातिगत जनगणना हो गया बिहार में, भाजपा ही बहुत ज़्यादा टेंशन में, बौखलाहट में आ गए हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है 15% बनाम 85%। तो ये बात समझ में आ गई है। अब 2% वाला चुनाव कैसे लड़ेगा, 3% वाला चुनाव कैसे लड़ेगा? बिहार में हम भी 17% है ना, तो ये समझ में आ गई। और अति पिछड़ा 36%। तो अगर खाली पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी मिल जाए तो भी सरकार हमारी है। तो मोदी जी तो पिछड़े हैं। मोदी जी पिछड़े हैं किस चीज़ में? विकास में, विकास करने में पिछड़े हैं, नहीं तो पिछड़े नहीं हैं। 8,500 करोड़ का प्लेन लेके घूमते हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि एक आदमी आता है, 2.5 लाख का सूट पहनता है, 8,500 करोड़ का प्लेन लेकर घूमता है,
30,000 रुपये किलो का मशरूम खाता है और बोलता है भाइयों बहनों मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, तो लोग मान जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि सच्चाई नहीं देख रहे हैं लोग। ये दुर्भाग्य है देश का। और इस बार जो है अगर नहीं संभले तो अब संभलने को मिलेगा भी नहीं, इसलिए जागरूक हो रहे हैं लोग। और जाति जनगणना अगर बिहार में हुई है तो धीरे धीरे पूरे देश में इसकी मांग उठेगी और बहुत बढ़िया ये 2024 में मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो शंभू साहब। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम तो चाहेंगे पढ़ा लिखा। अभी एक बात बताइए, ये एजुकेशन मतलब अनपढ़, अनएजुकेशन अनपढ़, ये शब्द इतना बड़ा ये बन गया है कि इसका तीर छोड़ दो तो अंधभक्त उड़ता तीर ले लेते हैं फट से। जैसे काजोल ने छोड़ा तो भी अंधभक्तों ने ले लिया, उनको पता है मेरा ही नेता अनपढ़ है। और जैसे करण सेंगवार ने लिया तो उनको भी पता चला नहीं मेरा ही नेता अनपढ़ है, दोनों के ऊपर ट्रोलिंग हुई। तो ये चीज़ है, ये अनपढ़ शब्द और ईमानदार शब्द। मीडिया के सामने अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मीडिया को ईमानदारी कहते हैं, लेकिन वो जो सामने वाली एंकर है वो ईमानदार पर अखिलेश यादव को घेर लेती है। तो ईमानदार शब्द और अनपढ़ शब्द, ये दो शब्द ऐसा है कि एक ईमानदार शब्द कहो तो मीडिया भी उड़ता तीर ले रही है अपने ऊपर, और अनपढ़ कहो तो अनभक्त ले रहे हैं। तो ये एक जो चीज़, ये ऐसा दौर, इस दौर का भी एक अलग ये है इतिहास हो जाएगा कि ये दौर में दो शब्द बहुत जो है, कोई दो शब्दों पर ज़्यादा विवाद होता है, एक अनपढ़ और एक ईमानदार। लगता है कि इंडिया गठबंधन हरा पाएगी एनडीए को, बिल्कुल मोदी जी को? बिल्कुल हराएगी। ये बताइए मोदी जी हैं क्या? 10 साल हमने देखिए ये खाली एक धारणा बना रही है मीडिया, नहीं तो हर दौर में हमने सत्ता चेंज किया है जनता। इतिहास उठाइए ना, 10 साल मनमोहन सिंह थे, इसके पहले 10 साल ये थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर तो हमने सबको बारी बारी से जनता देखते आई है। लेकिन इतना बड़ा तानाशाही दौर हमने नहीं देखा था। लेकिन अब ये जाएंगे तो मोदी जी बीजेपी के आखिरी शासक साबित होंगे और कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मोदी समर्थकों को क्या कहेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, दुनिया में नाम हो रहा है, देश में डंका बज रहा है। मोदी समर्थकों पर अफसोस होता है सर, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और मोदी समर्थकों के बारे में मैं यही कहूँगा कि देखो, देशभक्ति और अंधभक्ति में फ़र्क होती है। अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं दिल के कोने में देश के लिए ज़रा भी दर्द बचा होगा तो देशभक्त बन जाओ, अंधभक्त मत बनो। यही अंधभक्तों से मतलब मोदी का विरोध देशभक्ति है? मोदी का विरोध देशभक्ति है, और मोदी का समर्थन अंधभक्ति है। ये आपको बात हजम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सबको हक है किसी भी पार्टी का समर्थन करे, विरोध करे, करिए। ये तो वही हुआ जैसे मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि हमारे पार्टी के साथ नहीं हो, सुनिए देश विरोधी हो। सुनिए ना सर, अगर मान लीजिए आरएसएस की स्थापना 1924 में हुई थी ना, आज़ादी के पहले का बना हुआ संगठन है। पाकिस्तान में भूखा मर रहा है, पाकिस्तान में भूखी मर रहा है, तो आज़ादी पाकिस्तान इंडिया में आने के लिए बोल रहे हैं। चुप रहो, इंडिया में आने के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान भूखी मर रहे हैं, मुसलमान मुर्गा काट रहे हैं, हिंदू लोग। ओए चुप करो यार, फिर क्या हो गया? मैं टीवी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो आज़ादी के पहले के दौर में जाइए, 1924 को देखिए, तो आरएसएस की स्थापना होती है। तो उस समय भी आरएसएस के भी मानने वाले लोग होते हैं और देश की आज़ादी में भी लड़ने वाले लोग होते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।